हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि हमने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है फॉर द एनके 2025 के लिए, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स में आज हमारा क्या गोल रहने वाला है, इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक, और सेकंड टॉपिक कवर करेंगे वाटर इंपॉर्टेंस। इंट्रोडक्शन में 3 और सब टॉपिक्स हैं, और वाटर इंपॉर्टेंस में 5 सब टॉपिक्स हैं, 5 सब टॉपिक्स। तो आज हमारा यही गोल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है। इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिस्ट्री ये एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की, और इसमें हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस। डिफरेंट बायोकेमिकल प्रोसेस हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एवरी टाइम होते रहते हैं। तो ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं इनको हम बायोकेमिस्ट्री की मदद से ही स्टडी करते हैं। एंड बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ का मतलब है कि बेसिकली आपको पता होगा कि हमारी जो लाइफ है वो बनी होती है सेल्स की, और सेल्स केमिकली बॉन्डेड एटम्स यानी केमिकल्स के बने होते हैं। ठीक है। तो केमिकली हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ वो कौन कौन से केमिकल्स की बनी होती है, तो ये होता है बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। यानी केमिकली तौर पर हमारा जो सेल है वो कौन कौन से केमिकल्स का बना होता है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये स्टडी हम करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री को हम इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। क्यों? इनके भी सम रीजंस है। इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इंपॉर्टेंट ब्रांच, इसके 3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोसेस होते रहते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है, प्रोसेस जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, और प्रोटीन साइंथिसिस जैसे एंजाइम साइंथिसिस है, एंजाइम साइंथिसिस। all these are the chemical processes which are carrying in the living organisms at every time। ये हर वक्त होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस होते हैं ये हम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। एक इंपॉर्टेंस ये है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंस है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो जो केमिकल प्रोसेस होते रहते हैं वो कभी कभी एबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल बिहेव करते हैं, तो ये काज कराते हैं डिजीज। और जब डिजीज होती है तो ये कॉमन बात है कि हम डिजीज को खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन करनी होगी, और मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हम जो है डेवलप करते हैं। तो ये एक दूसरा इम्पॉर्टेंस है बायोकेमिस्ट्री का, कि ये इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, ये हुआ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है। तो इनडायरेक्टली ये जो मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो इस बायोकेमिस्ट्री की वजह से ये। थर्ड इंपॉर्टेंस ये है कि बिफोर बायोकेमिस्ट्री देयर वाज सम चैलेंजिंग क्वेश्चंस, जैसे हाउ डज सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। ऑर्गन बेसिकली जो होता है वो टिश्यूज का बना होता है, और टिश्यूज जो होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि ये सेल्स कैसे अपने आप को पहचानते हैं आपस में और कंबाइन होकर एक ऑर्गन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन था हाउ डज द ग्रोथ ऑफ सेल्स कंट्रोल। सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसे कंट्रोल होती है, और मेमोरी जो सेल हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी क्रिएट होती है वो
किस वजह से क्रिएट होती है ये, और जो कैंसर होते हैं उसके कौन कौन से काज हैं, ये डिफरेंट क्वेश्चन थे जो साइंटिस्ट को पजल कर रहे थे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर देती है वो बायोकेमिस्ट्री ही देती है, ठीक है। तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसकी वजह से ही इन जो क्वेश्चंस मोस्ट चैलेंजिंग थे और साइंटिस्ट उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, तो ये पॉसिबल हुआ इस बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच की वजह से, ठीक है। ये तीन जो है वो रीजंस हैं, आंसर्स ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। These are the reasons, that's why we call the biochemistry is the most important branch of biology. इन तीन reasons की वजह से ही हम बायोकेमिस्ट्री को most important branch of biology कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने होते हैं ऑर्गन सिस्टम्स में। डिफरेंट जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, पल्मोनरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये डिफरेंट सिस्टम्स कंबाइन होकर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है ये बनता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। तो जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो कंबाइन होकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म सिस्टम बनाते हैं। और ये जो ऑर्गन्स बने होते हैं ये होते हैं टिश्यूज के, डिफरेंट टिश्यूज जो होते हैं वो कंबाइन होके एक ऑर्गन बनाते हैं। और ये जो वो होते हैं सेल्स के, डिफरेंट सेल्स कंबाइन होके एक टिश्यू बनाता है। और ये जो सेल होता है ये केमिकली बॉन्डेड एटम्स का बना होता है, जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स बना होता है केमिकली बॉन्डेड एटम्स का, बॉन्डेड एटम्स। ये एक सीरीज होती है, ये आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है। तो फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका बना है? फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स बना होता है मॉलिक्यूल्स का, यानी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? केमिकली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। तो फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसका बना है? मॉलिक्यूल्स का। आपने कभी ना कभी सेल थ्योरी पढ़ी होगी। सेल थ्योरी में 3 पोस्टुलेट्स होते हैं। उसका जो सेकंड पोस्टुलेट होता है वो है कि ऑर्गेनिज्म की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। सेकंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का सेकंड पोस्टुलेट है सेल थ्योरी का कि स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिपेंड्स अपॉन केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जांपल एक ब्रेन सेल है और एक किडनी सेल है। ब्रेन सेल जो होता है वो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ किडनी सेल और ब्रेन सेल की स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होती है और केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। तो इनका फंक्शन भी डिफरेंट हुआ। जैसे किडनी सेल जो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन करता है और फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड करता है, और जो ब्रेन सेल होता है वो मेमोरी स्टोर करता है और डिसीजंस लेता है, डिफरेंट डिसीजंस, और कोई स्टिमुलस आता है तो उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन है सेल का वो डिपेंड करता है केमिकल कंपोजिशन पे। ठीक है, आपको समझ आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट। बायोकेमिस्ट्री तो हो गया कि हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस एंड बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर हम बायोकेमिकल प्रोसेस जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं और बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पहले केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल पढ़ना होगा। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का मतलब ये है कि सेल केमिकली कौन से केमिकल्स का बना होता है। ये आप सबको पता होगा कि स्ट्रक्चरली हम किसके बने होते हैं? हम बने होते हैं ऑर्गेनिजम्स बने होते हैं सेल्स के। सेल्स की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? ये एक सेल है, ये एक एनिमल सेल है और ये उसका एक न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर जो लिविंग मैटर होता है, लिविंग मैटर नॉट नॉन लिविंग,
ओनली लिविंग मैटर, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल जो होता है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, और सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग होता है, लिविंग नहीं होता। लिविंग मटेरियल जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो एक्चुअल केमिकल कंपोजिशन होता है ना सेल का, वो परफेक्टली आज तक किसी को पता नहीं चला है, बट एस्टिमेटेड करते हैं, एवरेज हम वैल्यूज लेते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स हमें जो साइंटिस्ट मिले हैं उनकी बेसिस पे ही ये बनाया जाता है कि केमिकल सेल किन केमिकल्स का बना होता है। तो केमिकली जो सेल कंटेन करता है, एक करता है 70 to 90% वाटर। जब हम वाटर को रिमूव करते हैं सेल के, तो एवापोरेशन ऑफ वाटर करते हैं, एवापोरेशन ऑफ वाटर करते हैं, तो हमारे पास जो सेल का वेट होता है उसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल, क्योंकि वाटर एवापोरेट हो गया तो ये सेल ड्राई हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। ड्राई वेट ऑफ सेल में क्या होता है, ये कंसिस्ट करता है मेनी कार्बन कंटेनिंग लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं इस लाइक चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये जो ये वो है कार्बन, ये जो स्मॉल सर्किल है ये है कार्बन। तो कार्बन के बने लॉन्ग चेन की फॉर्म में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। तो ड्राई वेट जो होता है इसका वो कंसिस्ट होता है बायो मॉलिक्यूल्स पे। डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायो मॉलिक्यूल्स आर दीज बायो मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बायो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो हमारी बात क्लियर हो गई। तो सर ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स से बने होते हैं, और कौन कौन से एलिमेंट्स ये कंबाइन होकर ये बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देयर आर द 6 एलिमेंट्स व्हिच फॉर्म 98% ऑफ द बायो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो 98% बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 6 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की वजह से बनते हैं। 98% बायो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बने होते हैं 6 एलिमेंट्स से, मेजर 6 एलिमेंट्स के बने होते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। These 6 elements form the 98% of biomolecules which are present in our cells or living organisms। तो मैक्सिमम जो बायोमॉलिक्यूल्स में होता है वो ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। इसके लिए मैं एक आपको शॉर्टकट बताता हूँ। वो है ओचन पीएस। ठीक है, ये एक शॉर्ट निमोनिक है याद करने के लिए, क्योंकि मोस्टली हम ये भूल जाते हैं। तो परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी, ये एलिमेंट जो ऑक्सीजन है वो होता है 65% परसेंटेज बाय वेट इन द ह्यूमन बॉडी। वो कार्बन होता है 18.5%, 9.5% होता है हाइड्रोजन, 3.3% नाइट्रोजन और 1.0% फास्फोरस, 0.3% होता है सल्फर। ये होते हैं परसेंटेज बाय वेट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में इनका कितना परसेंट होता है बाय वेट, इनका कितना परसेंट होता है बाय वेट, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। फंडामेंटली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर 2 है प्रोटीन्स, नंबर 3 है लिपिड्स, नंबर 4 है न्यूक्लिक एसिड और नंबर 5 है conjugated molecules। conjugated molecules, these are 5 fundamental different type of the biomolecules, conjugated molecules। ठीक है, तो ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं मैंने ये जो लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं
पॉलीमर्स यानी लार्ज बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये बने होते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स, स्मॉल यूनिट्स के, जिनको हम कहते हैं मोनोमर्स। जैसे ये एक बायोमॉलिक्यूल है और ये जो है ये स्मॉल सर्कल, ये एक मोनोमर है, मोनोमर है, ठीक है। मोनो मीन्स वन एंड मर मीन्स यूनिट, एक यूनिट है। ये मोनोमर्स जो हैं ये कंबाइन होके बनाते हैं ये एक लार्ज बायोमॉलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर, poly means many and mer means unit, many units combine and form the large biomolecule, ठीक है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन होके ये बनाते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। इनके यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट के कौन से यूनिट्स होते हैं और ये जो बॉन्ड है इनके बीच में, इसको हम क्या कहते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, हम कार्बोहाइड्रेट को स्टडी करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो इनके जो ये यूनिट है, एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, चौथा, पांचवा, ऐसे कैरियर, ठीक है। तो ये जो यूनिट्स है हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। और ये जो बॉन्ड है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोनोमर इज द यूनिट ऑफ व्हिच बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट, और जो इनके टू मोनोमर्स की जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन का जो मोनोमर होता है प्रोटीन का, उसको हम कहते हैं, प्रोटीन के मोनोमर को कहते हैं, प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड। प्रोटीन का जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड। और ये जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दो अमाइनो एसिड के बीच, उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। बॉन्ड को हम लिंकेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं लिपिड। लिपिड जो है ये एक डाइवर्स ग्रुप है, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे फैट एंड ऑयल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, टेनॉइड हो गया। तो इसका फर्स्ट टाइप जो है वो है फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। एक डाइवर्स ग्रुप होता है, लिपिड्स जो है एक डाइवर्स ग्रुप होता है जिसमें फैट आते हैं, ऑयल आते हैं, फास्फोलिपिड और टर्पिनॉइड्स होते हैं। तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल, और दूसरा इसका ये दो यूनिट्स के बने होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। एक ग्लिसरॉल होता है और 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये कंबाइन होके फैट एंड ऑयल्स बनाते हैं। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है इसको हम कहते हैं ईस्टर लिंकेज, ईस्टर लिंकेज। उसके बाद है फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड ये भी टाइप होता है लिपिड का। इसके जो मोनोमर्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो होते हैं ग्लिसरॉल, ये आपने याद करने होंगे, ग्लिसरॉल एक होता है ग्लिसरॉल, एक होता है फैटी एसिड, फैटी एसिड, एक होता है फास्फेट, और एक होता है कोलिन। ये 4 यूनिट्स जो हैं ये कंबाइन होके बनाते हैं। 2 फैटी एसिड होते हैं, एक होता है ग्लिसरॉल, 2 होते हैं फैटी एसिड, एक होता है फास्फेट और एक होता है, और ये कंबाइन होके बनाते हैं फास्फोलिपिड। और इनके अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक होता है ईस्टर जो होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अंदर, और फास्फेट और कोलिन के अंदर जो लिंकेज होता है वो होता है कार्बन कार्बन लिंकेज। 2 टाइप ऑफ लिंकेज प्रेजेंट होती हैं, एक होता है कार्बन कार्बन लिंकेज और एक होता है ईस्टर लिंकेज। उसके बाद है टर्पिनॉइड, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद होता है तीसरा टाइप टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड। टर्पिनॉइड्स का जो यूनिट होता है वो होता है आइसोपर्नॉइड यूनिट, आइसोपर्नॉइड। आइसोपर्नॉइड एक यूनिट होता है, ये डिफरेंट यूनिट्स जो होते हैं, मेनी यूनिट्स कंबाइन होके टर्पिनॉइड्स बनाते हैं। आइसोपर्नॉइड यूनिट के अंदर जो लिंकेज प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन कार्बन लिंकेज। ये यूनिट क्या है, आइसोपर्नॉइड यूनिट क्या है, किसका है, टर्पिनॉइड्स का। उसके बाद है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में होता है एक डीएनए और एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए के अंदर जो
यूनिट होता है डीएनए का वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। दीज आर द यूनिट न्यूक्लियोटाइड्स। ये यूनिट होते हैं इस तरह, ये भी एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये भी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है। ये कंबाइन होते हैं बाय अ बॉन्ड नोन एज कॉल्ड एज फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर लिंकेज या बॉन्ड या लिंकेज सेम थिंग है, ठीक है। उसके बाद है आरएनए। आरएनए के अंदर जो यूनिट होते हैं वो होता है, आरएनए जिस यूनिट का बना होता है, जिस यूनिट्स के बने होते हैं होता है राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अंदर भी जो लिंकेज प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं फास्फोईस्टर लिंकेज, फास्फोईस्टर लिंकेज। यहाँ पे डाइस्टर नहीं होगा, फास्फोईस्टर होगा, फास्फोईस्टर लिंकेज। उसके बाद होता है कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल जो होता है वो डिफरेंट, ये जो बायोमॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन और लिपिड कंबाइन होकर जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स। इसका यूनिट होता है डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, और इनके अंदर जो लिंकेज होता है वो डिफरेंट लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट लिंकेजेस। ये कैसे बनते हैं? जैसे प्रोटीन हो गया एक बायोमॉलिक्यूल और लिपिड हो गया, ये बनाते हैं लिपोप्रोटीन, और कार्बोहाइड्रेट और लिपिड प्रोटीन, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के और डिफरेंट कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। ये जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज ये जो बायोमॉलिक्यूल्स का प्रेजेंट होता है ये सारे सेल्स में सेम ऑर्गेनिज्म के सारे सेल्स में एक जैसा नहीं होता, ये डिफर करता है। किसी सेल में जैसे एक सेल में प्रोटीन ज़्यादा है तो दूसरे में लिपिड ज़्यादा है, ये सेम नहीं होता। ये अमाउंट जो है वो हर सेल में वेरी करता है, और इनके जो वैल्यूज होते हैं वो हम एवरेज लेते हैं। तो बेसिकली सेल कौन कौन से केमिकल्स का बना होता है, वो कौन से केमिकल्स है, उनके लिए मैं आपको एक निमोनिक से देता हूं। वो होते हैं वाटर एंड पिकिलनोल। ये ऑर्डर में मैंने लिखे हैं। मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो होता है वाटर का। वाटर, आपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये जो सारे हैं ऑर्गेनिक हैं। ये H2 stands for water, P stands for protein, C stands for carbohydrate, L for lipid, N for nucleic acid, O for other organic compound जैसे conjugated molecules हो गए, और I for inorganic ions। तो वाटर जो है वो होता है 70 to 90%। आपने एक बात फिर ध्यान में रखना है कि वाटर ऑर्गेनिक नहीं है, वाटर इनऑर्गेनिक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, कि कौन सा अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो आपने वाटर नहीं, आपने प्रोटीन जो है वो मार्क करना होगा, क्योंकि प्रोटीन बायोमॉलिक्यूल है और वाटर इनऑर्गेनिक। अगर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा कंपोनेंट अबंडेंट है लिविंग सेल के अंदर, तो आप लिख सकते हैं वाटर, ठीक है। तो प्रोटीन होता है 15%। यहाँ पे ये जो भी अमाउंट है ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों के अंदर होता है, तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को लिखेंगे। ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, जिसे बैक्टीरिया का सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, और ये हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो वाटर होता है वो 70 होता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी 70 होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो होता है प्रोकैरियोटिक के अंदर वो होता है 15%, और ये होता है 18, और कार्बोहाइड्रेट होता है प्रोकैरियोटिक के 3, 4, लिपिड होता है 2, 3, और न्यूक्लिक एसिड होता है 1, और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए। तो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कितना होता है 1 होता है, और यूकैरियोटिक में होता है 0.25, और आरएनए होता है 6 प्रोकैरियोटिक के अंदर, और 1.10 होता है यूकैरियोटिक के अंदर। और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के अंदर। इनऑर्गेनिक आयंस भी सेम होते हैं 1-1। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है इस तरह कि द परसेंटेज ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल एंड मैमेलियन सेल इज 3 to 4, 2 to 3, 15 to 18। इस तरह आपको क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट।
साइंथिसिस ऑफ पॉलीमर्स, ये जो हमने बायोमॉलिक्यूल्स पढ़े, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ये किस तरह बनते हैं। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, या इसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन साइंथिसिस, डिहाइड्रेशन साइंथिसिस। आपको इससे थोड़ा सा अंदाजा लगा होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब कि वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर होगा, वाटर रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन साइंथिसिस। और साइंथिसिस का मतलब है कि कोई साइंथिसिस प्रोसेस, साइंटिफिक प्रोसेस होगा। तो साइंथिसिस ऑफ पॉलीमर इस तरह होता है, जैसे आपने एग्जांपल लेना है ट्रेन का, ये ट्रेन के डब्बे होते हैं इस तरह, इस तरह ट्रेन के डब्बे होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं। ये जो ट्रेन है ये कहलाती है पॉलीमर, और ये जो डब्बे होते हैं ये कहलाते हैं मोनोमर, मोनोमर। ये जो मोनोमर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फॉर द डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए और फॉर द डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के लिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट के होते हैं मोनोसेक्राइड, प्रोटीन के होते हैं अमाइनो एसिड्स, लिपिड के होते हैं फैटी एसिड ग्लिसरॉल, न्यूक्लिक एसिड होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये डिफरेंट होते हैं डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, ये कैसे बनते हैं, जैसे ये एक मोनोमर है और ये एक मोनोमर है। ये मोनोमर यहाँ पे होगा एच अटैच्ड और यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे होगा OH। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है सेकंड मोनोमर का, और ये जो फर्स्ट मोनोमर का OH है, ये दोनों रिलीज होंगे और आपस में कंबाइन होंगे और वाटर रिमूव होगा और इनका आपस में बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाएगा और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन डिहाइड्रेशन प्रोसेस, साइंथिसिस कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक प्रोसेस है जिसमें वाटर रिमूव होता है इस तरह और दो मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये एक्टिव प्रोसेस होता है। इस एनर्जी जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, फॉर द साइंस ऑफ पॉलीमर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड ये इसके लिए एक कैटालिस्ट की जरूरत होती है जिसको हम कहते हैं एंजाइम। एंजाइम की प्रेजेंट में होता है। एंजाइम जो है रिएक्शन को स्पीड अप करता है, यानी ये जो साइंथिसिस होता है, कॉम्बिनेशन होता है मोनोमर्स का, वो फास्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है इसका अपोजिट प्रोसेस जिसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर्स। ये जो पॉलीमर बनाया हमने इस तरह, इसको हम करेंगे ब्रेक डाउन, इसको मोनोमर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हमें फिर से वाटर मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड होगा। फर्स्ट प्रोसेस में रिवर्स ही, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन प्रोसेस का रिवर्स है। तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस। ये प्रोसेस जो है हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में हम ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीमर का मोनोमर्स में। तो ये कैसे होगा, आपने फर्स्ट जो प्रोसेस था कंडेंसेशन, उसमें आपने वाटर रिमूव किया, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे। जैसे ये वाटर है H और OH, ये दोनों जो मोनोमर हैं इनका हमने OH और OH रिमूव किया था, अब हम इनको वापस देंगे तो ये H लेगा और ये OH लेगा और ये अलग हो जाएंगे इस तरह। ठीक है, ये H और OH ये इस तरह अलग हो जाएंगे। ये होता है ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलीमर हाइड्रोलाइसिस। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी जो होता है वो रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और इसके साथ साथ इसके लिए भी हमें एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, एंजाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि रिएक्शन को फास्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया ब्रेक डाउन ऑफ पॉलीमर्स। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। आपने पढ़ा कि वाटर जो है वो अबंडेंट कंपोनेंट है किसी भी लिविंग सेल का, और सेल के अंदर होता है 70 to 90% अबंडेंट कंपोनेंट जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट तो ये है कि ये एक मीडियम है, मीडियम ऑफ लाइफ। मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब क्या सर, मीडियम ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि जो भी हमारे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं वो वाटर की प्रेजेंट में ही होते हैं। क्या, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शन जो हमारी सेल के अंदर होते हैं वो वाटर की प्रेजेंस में होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं मीडियम ऑफ लाइफ। ये आल्सो टेक पार्ट इन मेनी रिएक्शन, टेक पार्ट
इन मेनी रिएक्शंस, जैसे आपने पिछली स्लाइड पे पढ़ा हाइड्रोलाइसिस, तो हाइड्रोलाइसिस में हमें वाटर रिक्वायर्ड था, टेक पार्ट इन मेनी रिएक्शंस। उसके बाद ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसाइंथिसिस। फोटोसाइंथिसिस में हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है, वो आप आगे पढ़ेंगे कि इस क्यों हमें वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो हमें प्रोवाइड करता है वो इज अ रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं इन द फोटोसाइंथिसिस प्रोसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है वाटर के। ये जो वाटर की इंपॉर्टेंस है ये किस वजह से है? ये है कि ड्यू टू केमिस्ट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री से क्या हुआ? केमिस्ट्री ऑफ वाटर। केमिस्ट्री का मतलब ये है कि वाटर जो बना होता है वो होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है। जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। इस तरह ये कंबाइन होकर वाटर की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वाटर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसी वाटर को डिफरेंट प्रॉपर्टीज देती हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो वाटर की होती हैं वो इस केमिस्ट्री की वजह से ही होती है। हाइड्रोजन जो है वो लेस नेगेटिव होता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन पे अगेन पॉजिटिव चार्ज। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर को होती हैं ड्यू टू इट्स केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री की स्ट्रक्चर की वजह से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो वाटर में प्रेजेंट हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इट इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया कि नेगेटिव होता है चार्ज वाटर ऑक्सीजन पे और पॉजिटिव होता है दोनों हाइड्रोजन पे। यहाँ पे होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव और यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे होगा अट्रैक्शन और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड तब बना है जब पॉजिटिवली चार्ज एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट होता है और इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर को दो और प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करती है दिस हाइड्रोजन बॉन्ड। वो कौन सी है? कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है H2O और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O। ये एक है, ये दूसरा है। तो इनके बीच कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट था? वो था हाइड्रोजन बॉन्ड। ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। द फोर्स present between same molecules is called as cohesive force of attraction। cohesive force of attraction। आपको ये एक्सपीरियंस जरूर होगा कि जब हम कोई जूस वगैरह पीते हैं तो आपको एक स्ट्रॉ दिया जाता है। तो ये एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रॉ है, सपोज करें ये एक स्ट्रॉ है, ठीक है। जब आप सक करते हैं जूस को तो जूस इस तरह मूव करता है आपके माउथ की तरफ। तो ये कैसे मूव कर सकता है? ये इस तरह मूव करता है कि इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स वो आपस में तो जुड़े ही होते हैं कोई से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन ये इस जो स्ट्रॉ की वॉल है, ये जो स्ट्रॉ की वॉल है, जब हम इसको जूम करते हैं, ये जो स्ट्रॉ की वॉल है इसके साथ भी अटैच्ड होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। और ये जो अट्रैक्शन होता है स्ट्रॉ की वॉल के बीच और वाटर मॉलिक्यूल के, इसको हम कहते हैं
adhesive force of attraction, adhesive force of attraction, adhesive force of attraction, attraction between two different molecules. एक मॉलिक्यूल है ये जो स्ट्रॉ है उसका, उसकी वॉल का, और एक मॉलिक्यूल है वाटर, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, और ये जो अट्रैक्शन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको हम कहते हैं एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद है हाई स्पेसिफिक हीट। लेट्स सपोज ये एक बिगर है और इसके अंदर 1 ग्राम वाटर है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर H2O। जब हम इसको हीट करते हैं, इसका हीट से पहले इसका जो टेम्परेचर था वो था 15 सेंटीग्रेड। जब हमने इसको हीट किया और कुछ टाइम के बाद देखा तो इसका टेम्परेचर था 16 सेंटीग्रेड। तो जो अमाउंट वाटर ने एब्जॉर्ब किया उसका टेम्परेचर 16 तक इंक्रीज करने में, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट required to increase temperature of 1 gram of water to 1 centigrade is called as specific heat of water, specific heat of water, इसको हम कहते हैं specific heat। और ये जो वाटर की हीट होती है स्पेसिफिक, वो हाई होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये जो वाटर की स्पेसिफिक हीट है वो ज्यादा है, क्योंकि ये जो दो मॉलिक्यूल्स, ये वाटर मॉलिक्यूल है एक और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको कहते हैं हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये होता है 4.18 जूल, 4.18 जूल it is required for 1 gram of the water. High specific heat of water is 4.18 joules, ठीक है, 4.18 joules, और इसको हम लिख सकते हैं 1.0 कैलोरी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर वाटर इज 4.18 जूल और 1.0 कैलोरी इन केस ऑफ 1 ग्राम, जब हम 1 ग्राम ले रहे हैं। उसके बाद है हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है? ये वाटर है, ठीक है, इसको हम हीट करते हैं, अगेन हम इसको हीट करते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो इनके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये जो वाटर है ये इवापोरेट हो जाएगा, ये यानी भाप बन जाएगा और हवा में निकल जाएगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट लिक्विड वाटर टू वेपर्स, इट्स कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। वाटर हीट ऑफ वेपराइजेशन जो वाटर के लिए है वो है 574 किलो कैलोरी पर केजी। 1 किलो वाटर को एवापोरेट करने के लिए, भाप में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है 574 किलो कैलोरी। और ये जो पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा हाई स्पेसिफिक हीट, ये वर्क करती है, हाई स्पेसिफिक हीट वर्क करती है टेम्परेचर स्टेबलाइजर। ये टेम्परेचर जो है वो स्टेबल करती है। जब हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके रिगार्डिंग जो सेल का टेम्परेचर होता है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि हीट जो होता है एनवायरनमेंट का वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। ये वर्क करती है एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। और ये जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है ये रोल प्ले करती है थर्मोरेगुलेशन में रोल प्ले करती है। जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर रिएक्शन होते रहते हैं तो रिएक्शन में जब हीट पैदा होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो एक्स्ट्रा हीट जो होता है वो सेल को हार्मफुल होता है। तो उस हीट को रिमूव करने के लिए हमारे अंदर सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है इसको इवापोरेट करने में यूज करते हैं, यानी वाटर एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह हीट भी जो है वो रिमूव हो जाता है और हमारा सेल को भी कोई हार्म नहीं आता।
कोई नुकसान नहीं होता। तो ये जो प्ले रोल करती है, प्लेस रोल इन थर्मो रेगुलेशन। उसके बाद है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कभी ना कभी, जब आप किसी कुकिंग ऑयल को वाटर में डालेंगे तो स्मॉल ड्रॉप्स बन जाएंगे, और उसके बाद जो स्मॉल ऑयल के ड्रॉप्स होंगे ये फ्यूज हो जाएंगे आपस में और एक बड़ा सा ड्रॉप बन जाएगा, और वो आपको वाटर के ऊपर तैरता हुआ नजर आएगा। ये क्या है? ये है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूशन ऑफ द वाटर। हाइड्रोफोबिक मीन्स जो वाटर से भागे, दूर भागे। एक्सक्लूजन मीन्स एक्सक्लूड, बाहर निकालना। तो ये एक वाटर की टेंडेंसी है टू फ्यूज ऑयल ड्रॉप्स, टेंडेंसी ऑफ वाटर टू फ्यूज ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। ये क्यों होता है? जब हम वाटर में ऑयल को जब हम वाटर के ऊपर ऑयल को रखते हैं तो ऑयल जो होता है वो वाटर के अंदर जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ब्रेक कर देता है। उसके बाद जब वाटर अगेन बॉन्ड बनाता है आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाईली स्ट्रांग बनाता है, और जो वाटर के अंदर ऑयल होता है वो अलग हो जाता है। इसकी वजह से ये जो है वाटर डिजॉल्व नहीं होता, ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता। उसके बाद है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर इट इज बेस एंड एसिड। आयोनाइजेशन क्या होता है वाटर का? वाटर, ये ही वाटर, और ये आयोनाइज होता है H+ के अंदर और OH के अंदर। ड्यू टू दिस आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर एक्ट इज बोथ एसिड एंड बेस। ये कैसे होता है? आपने एम्फोटेरिक टर्म सुना होगा। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कोई ऐसा लिक्विड जो एसिड और बेस के, दोनों एसिड और बेस का बिहेव शो करे। ठीक है, जब एसिडिटी इंक्रीज हो जाए तो ये बेस बन जाए, और जब बेस इंक्रीज हो जाए तो ये एसिड बन जाए, एसिड और बेस के इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बफर, जो एम्फोटेरिक होता है नेचर में। एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड और बेस के तौर पर अपना रोल प्ले करे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है एम्फोटेरिक होता है प्ले रोल बोथ इज एसिड एंड बेस, दोनों एसिड और बेस का काम करें, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो एम्फोटेरिक ये नेचर होता है किसी भी सॉल्यूशन का। तो जो भी सॉल्यूशन एम्फोटेरिक होता है उसको हम कहते हैं बफर जो है एक सॉल्यूशन होता है। बफर इज अ सॉल्यूशन व्हिच कंट्रोल द pH चेंज, सॉल्यूशन व्हिच कंट्रोल pH चेंज। उसके बाद है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये क्या होता है सर? एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस का मतलब है अनयूजुअल, जो कॉमनली अदर लिक्विड्स शो करते हैं वो ये वाटर शो नहीं करता। ये कैसे होता है? जब हम वाटर को बिलो 4 सेंटीग्रेड से बिलो टेम्परेचर करते हैं, नीचे करते हैं, तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने की बजाय ये एक्सपांड करता है। आपने बर्फ देखी होगी, बर्फ का जो वॉल्यूम होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर। जब हम वाटर कोई किसी बर्तन में पानी रखते हैं फ्रिज के अंदर, तो कुछ टाइम के बाद उस बर्तन की साइज से बर्फ जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ये इस वजह से है क्योंकि वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वाटर के अंदर वो कभी फॉर्म होता है, कभी ब्रेक होता है, कभी फॉर्म होता है, कभी ब्रेक होता है। जब भी इसका जो टेम्परेचर होता है वो लूज होता है, 4 सेंटीग्रेड से कम होता है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं
और एक पार्टिकुलर शेप ले लेते हैं, फिक्स हो जाते हैं, ये टूटते और बनते नहीं, ये फिक्स हो जाते हैं। इस वजह से इनके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज हो जाता है 10%, अप टू 10% जो इसका वॉल्यूम होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। अप टू 0 सेंटीग्रेड वाटर एक्सपांड्स मैक्सिमली, 0 सेंटीग्रेड पे जो वाटर है वो मैक्सिमली एक्सपांड करता है, मैक्सिमम जो वॉल्यूम वो कंटेन करता है। तो वाटर जब हम इसको 4 सेंटीग्रेड से अबो टेम्परेचर करते हैं या 10 सेंटीग्रेड से नीचे करते हैं तो अबो 4 सेंटीग्रेड ये कोई अनयूजुअल इनॉर्मस बिहेवियर शो नहीं करता। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी डिपेंड करती है वॉल्यूम पे। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी। जैसा आइस का जो वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है तो वो लेस डेंसर होता है देन द वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 सेंटीग्रेड। 4 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम कम से कम होता है। उसके बाद जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर को, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।